Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good. Uh, as you know, our classes are going on daily basis. So we choose different topics. Uh, Today I have chosen a topic that is process of handling objections in retail sector. Uh, as you know that in a retail industry, there are different kinds of customers, and customer is known as the king of the market. Customer raises objections, customer buys products, customer uh, goes for returns, customers goes for exchange, customer asks queries. So uh, a customer does a lot of things while purchasing. So today our topic is about process of handling objections. When a customer, or we can say a prospect who is likely a customer, we can't say that a prospect is a customer. A customer is a person who has already purchased from something from the store, but a prospect is trying to be a customer. So prospect uh, always raises objections. So in this topic we will see that uh, what a prospect objects, what kind of objections a prospects have during purchasing. So uh, in this topic we will see how we can handle those objections. If you are working in a retail sector, or you are a salesperson in a retail sector, how will you convert your prospect into a customer, and how you will successfully handle the objections of a prospect? तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज के टॉपिक में देखेंगे. देखिए, अगर मैं बात करूं एक प्रोस्पेक्ट की, तो उनका किसी भी रीज़न से जो है ऑब्जेक्शंस होते हैं. तो आज इनको जो है हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जहां पे ऑब्जेक्शंस उठती है एक प्रोस्पेक्ट के माइंड में. फर्स्ट जो है, इसको हम प्रोडक्ट ऑब्जेक्शन बोलते हैं. आपके प्रोडक्ट के लिए एक कस्टमर की ऑब्जेक्शन होती है कि प्रोडक्ट आपका या तो कलर में नहीं होगा, साइज में नहीं होगा, या जो कस्टमर डिमांड करता है उसके मुताबिक नहीं होगा. तो कस्टमर जो है ऑब्जेक्शन रेज करता है. दूसरा रहता है सोर्स ऑब्जेक्शन, कि आपने किस सोर्स के थ्रू जो है ये प्रोडक्ट्स लाए हैं, ये इनकी कैटेगरी क्या है प्रोडक्ट्स की, ये सारी चीज़ों के लिए कस्टमर की ऑब्जेक्शन रहती है. थर्ड इज़ अबाउट द प्राइस ऑब्जेक्शन, कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, वो प्राइस के साथ, जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है उसके साथ वो सेटिस्फाई नहीं होता है. फोर्थ इज मनी ऑब्जेक्शन, कि जब कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा, मनी नहीं होगा, तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करेगा, डिफरेंट क्वेरीज रेज करेगा परचेजिंग को अवॉइड करने के लिए. फोर्थ ऑब्जेक्शन इज अ कस्टमर ऑलवेज गेट्स सेटिस्फाइड बट ही or she sometimes raises the objection by one way or the other, by other one means or the other means. And last objection is I have to think about it, कि जब कोई कस्टमर आपको बोलता है कि जब वो रिटेल स्टोर के अंदर आता है, सारी चीज़ों को देखता है, वो प्रॉपरली प्रोडक्ट्स को देखता है, प्राइसिंग को देखता है, सब चीज़ों को देखता है, उसके बाद एक और ऑब्जेक्शन क्रिएट होती है कि मैं जो है इस प्रोडक्ट के बारे में सोचूंगा, या मैं बाद में आपके पास आऊंगा. दैट इज आई हैव टू थिंक अबाउट ए ऑब्जेक्शन. सो सेल्स पर्सन का काम क्या रहता है? इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना. बट देखा गया है कि काफ़ी सेल्स पर्सन ऐसे रहते हैं जो इस ऑब्जेक्शन को एज अ बैड थिंग मानते हैं. वो जो रियल पिक्चर रहते हैं उससे उनको वो मिस करते हैं. लेकिन सेल्स पर्सन का काम ये रहना चाहिए, सेल्स पर्सन को ये देखना है कि अगर एक प्रोस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, सो दैट इज अ गुड साइन, दैट इज नॉट अ बैड साइन. सो the fact that they are talking about out their concern means they are giving a chance to answer it, which means that if a prospect raises any query, it raises any question,
देन यू शुड टेक इट एज अ गुड साइन। सेल्स पर्सन का काम रहना चाहिए कि वो इसको एक अच्छे तरीके से ले, इंटरेस्टिंगली रहे। क्योंकि जब आप कस्टमर की ऑब्जेक्शंस को देखेंगे, उनको जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको देखेंगे, तो तब जाके ही जो है एक प्रोस्पेक्ट जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी में हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या एक सेल्स पर्सन का काम क्या रहता है, कि कैसे वो हैंडल करेंगे इन ऑब्जेक्शंस को। द फर्स्ट पार्ट इज लिसन टू द ऑब्जेक्शन। डोंट जंप डोंट जंप ऑल ओवर द प्रोस्पेक्ट एज सून एज ही सेज इट, विच मीन्स दैट लेट देम से व्हाट दे वांट्स टू से, लेट देम से। उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको चांस दीजिए, जो भी वो कहना चाहते हैं आप सुने। आप यू शुड बी अ गुड लिसनर, क्योंकि जो उनकी बातों से ही जो है आपके क्लूज निकल आएंगे, अवेलेबल क्लूज निकल आएंगे, जो कस्टमर के माइंड में होगा या प्रोस्पेक्ट के माइंड में होगा, वो आपको पता चल जाएगा जब उनको आप मौका देंगे बोलने का। सेकेंड पॉइंट इज से इट बैक टू द प्रोस्पेक्ट। जब प्रोस्पेक्ट कंप्लीट करता है बोल के, जब वो अपनी बात रखता है, प्रॉपरली रखता है, उसके बाद एक सेल्स पर्सन का काम ये रहता है कि वो एक थॉट दे, वो कुछ देर के लिए सोचे कि कैसे उनको बात करनी है कस्टमर के साथ, कैसे उनके कंसर्न्स जो है वो उनको लेने हैं, कैसे उनको प्रॉपरली उनको आंसर करना है। तो ये जो है एक प्रोस्पेक्ट तभी, ये एक सेल्स पर्सन तभी करेगा जब वो पहले कस्टमर का सुनेगा, जब वो पहले प्रोस्पेक्ट का सुनेगा, प्रॉपरली सुनेगा, तो उसके बाद ही उनको आंसर देना है उनकी क्वेरीज का, प्रॉपरली थॉट देके, प्रॉपर थॉट्स के साथ उनको आंसर देना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, एक्सप्लोर द रीजनिंग, विच मीन्स दैट sometimes the first objections are not the prospect's real concern। जो prospect आपसे कहना चाहता है, जो prospect स्टार्टिंग में कहता है आपसे, सपोज एक prospect आपके पास आता है, वो प्रोडक्ट्स को देखता है, अब उनको ऑब्जेक्शंस रेज करनी है, वो किस तरीके से करते हैं कि इसका कलर नहीं है, इसका ये जो है इसका साइज सही नहीं है, या इसका ब्रांडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये फर्स्ट कंसर्न रहता है। हालांकि जो आपका उनका रियल कंसर्न कुछ और होता है, या उनको प्राइसिंग में प्रॉब्लम रहती है, या मनी की शॉर्टेज रहती है, या कुछ और प्रॉब्लम रहती है। तो आपको जो है एक सेल्स पर्सन को एक्सप्लोर करना है कि क्या है सही, असली जो प्रोस्पेक्ट का कंसर्न है वो आपको जानना है। तो क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपके पास आएगा, वो क्वेश्चंस रेज करेगा, वो ऑब्जेक्शंस रेज करेगा, तो it is better to give them the time so that you will get to know about what are their real concerns. Once you are done with it, you can easily solve all these queries. So it is better to explore the reasoning, what are their real concerns। जो उनके स्टार्टिंग के ऑब्जेक्शंस होंगे, उसके अलावा वो कुछ और ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे, उनको पहले आप प्रॉपरली देखें कि क्या है एक जो ये प्रोस्पेक्ट है उसका क्या उसका मेन इशू जो है वो क्या है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इज which a salesperson has to keep in mind, that is answer the objection, because in this point you have to answer the objections of the customer, because you have explored all the concerns, you got to know about the real objection, you got to know about what is the real problem that a customer faces, so then you have to give them the feedback। so जब भी एक कस्टमर जो है एक ऑब्जेक्शन फेस करता है या एक ऑब्जेक्शन रेज करता है, दे आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग फियर, या इस टाइम पे आपको क्या काम करना है, अगर कोई कस्टमर डर महसूस कर रहा है, आपको उनको रिलीव करना है, उससे उस डर से रिलीव करना है, और आपको जो है कोई एग्जाम्पल देनी है किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर की, या कोई फिगर देनी है जिससे जो है आपका जो रेस्पॉन्स है वो स्ट्रांग बन जाए।
इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इसका सेल्स पर्सन्स का, जो उनको करना होता है जब वो हैंडल करते हैं कस्टमर की क्वायरीज को। चेक बैक विद द कस्टमर, चेक बैक विद द प्रोस्पेक्ट। आपको चेक करना है जो भी आपने आंसर दिए हैं कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को दिए हैं आंसर्स उनकी क्वायरीज के रिगार्डिंग, उनकी ऑब्जेक्शंस के, आपको देखना है कि वो जो है आपने सही तरीके से दिए हैं। आप इसमें एक कस्टमर के एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कस्टमर्स को से पूछ के कि इस तरीके से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यू कैन आस्क टू योर प्रोस्पेक्ट दैट have I answered your concern or does that make sense, कि आपका जो कस्टमर है या आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपने उसकी क्वायरीज का प्रॉपरली सॉल्व किया है कि नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने जो उनके आंसर्स दिए हैं, क्वायरीज के आंसर्स दिए हैं, वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गए हैं प्रोस्पेक्ट को। And there is a last point, that is redirect the conversation. Suppose आप जो है एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और during your presentation, during your demonstration, customer, a prospect raises any objection. Then once you have answered it quickly, summarize what you have been talking about before you move on. So if you are giving any presentation or you are demonstrating anything about the product and suddenly your prospect raises any question, raises any objection, then you have to answer it quickly and summarize. You have to summarize it what you have been talking before, you have to summarize your previous talks, all your previous talks, and then you have to move forward. So if you have finished your pitch, you again have to check that if prospect have any other objections, then you have to give them the best answers for those objections, and then you can start closing the sale. This is the way a salesperson can solve all the objections, can handle all the objections from the prospect. Then the most important step in sales process is also one of the most neglected. जब भी आप सेल्स, एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है सेल्स प्रोसेस का कि कुछ चीज़ों को हम नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जो भी सेल्स पर्सन काम करता है उनकी ये ड्यूटी रहती है कि वो एक अटेम्प्ट दे, प्रॉपर अटेम्प्ट दे किसी भी सेल्स डील को क्लोज करने के लिए। अगर आपका एक प्रोस्पेक्ट रेस्पॉन्ड नहीं प्रॉपरली कर रहा है, अनरेस्पेक्टिव है, तो आपको उसको एक प्रॉपर डील देनी है। उसके जो भी उनके इंटरेस्ट होंगे उनके मुताबिक आपको प्रॉपरली उनको डील देनी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, सो दैट कि आपकी डील जो है प्रॉपरली क्लोज हो जाए। तो इसमें जो हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस में एक सेल्स पर्सन क्या काम करता है, और भी कुछ टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व रहती है। वो टेक्निक्स को भी हम जानेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या मेथड्स जो एक सेल्स पर्सन करता है जब भी वो किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करता है, या जब भी वो कोई ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है, उस टाइम पे क्या क्या क्वायरीज, क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या टेक्निक्स को यूज करना है। इन टेक्निक्स में एक फर्स्ट टेक्निक है, दैट इज बूमरैंग, व्हिच मींस दैट if a prospect raises queries, you have to give them back, you have to answer their queries as soon as possible. Second is objection chunking. That means you have to give your viewpoints, whether it is either you have to give the higher viewpoint or you have to give your lower viewpoint. आपको अपनी राय रखनी है कस्टमर के सामने. And then there is conditional clause. Conditional clause means that you have to give them the conditions and resolve all their objections. Then fourth is curiosity.
A salesperson should never be curious. He should never be sad. Sorry, a salesperson should always be curious. He should always be interesting in knowing the queries of the customer, because if you will get to know about the queries, if you will get to know about, if you will get the objections from the customer, you will better be able to uh, s- sell out the products, and you will better be able to satisfy a customer, because once the customer is fully satisfied, uh, he will uh, he will make a good relationship with the store, and he will be a loyal customer with the store. So it's important for a salesperson that he should always be interesting in knowing the customers, and in knowing the customers and handle the objections of the customers. So another point is deflection, which means this is a technique of handling objections. Deflection, which means that you always have to uh, solve the objections. You always have to solve. Sometimes you have to avoid those objections for the for selling the product. Like as sometimes there are, sometimes the customers raises unnecessary objections, so you don't have to respond them back as soon. So sometimes avoiding is a better technique. Avoiding and letting it pass is a better way to sell out your products. That, and in this stuff is known as deflection. Another is fallback. Fallback means step back and remove reason to object, which means that you have to go back and remove, if there are any reasons for the object, you have to solve those things, you have to remove that. And another technique is fear felt found. Fear, uncertainty and doubt. It is an, if you are, if you fear as a salesperson, if you have any fear, it is a negative thing. So you should remove your, you should always be cheerful, you should always be attentive, you should always keep yourself in front, so that a customer, you can solve, you can handle the customer's objection easily. So you have to avoid your fear, you have to avoid your doubts, you have to clear your doubts. So these things as salesperson should keep in mind while handling objections. And then there are feel felt found. What does it mean? A classic way of moving them, when you will give a favorable conditions to the customer, they will feel good, they will feel satisfied. When or we can say that when you are going to when you are solving all their objections, then they will feel good. So a classical way of moving your customers is that you have to make them feel better, you have to motivate them in a better way, so that uh, you can handle their objections in a better way. uh, then there is another technique, that is humor. You never have to respond your customers with a frustration. You should not jump in. As I said in the first point, that listen to the customers properly, listen their objections, listen their queries, and then start giving your feedback to them, then start motivating them, then start pitching your products to them. Then so it is better always give a thought before responding. So this thought comes only when you respond with a humor. So uh, you should avoid any sort of frustration while responding. Then there is another point, last point, that is justification. You should also check that how reasonable the objection is, which means that if a customer raises unnecessary or
the objection which is not useful, which is then as I said in one of the points, that then at that time you have to deflect it. But if the objection is justifiable, then you have to check that uh, how can we handle it. You have to give the reasonable answer, you have to give a valid answer to your customers, so that they may feel satisfied. So these are all the techniques where we can handle the objections of the customers. So I hope you have understood this topic properly. And if you have any queries, if you have any questions regarding this topic, please do ask me freely, and with by uh, writing in the comments or by sending a voice message on the WhatsApp group. So I will solve all your questions, all your queries regarding the topic. Thank you very much. Allah bless you all.